हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं के सर। आप लोग के बीच एनसीईआरटी का क्लास 7 का सीरीज लेकर के आया हूं। आज क्लास 6 लेकर के। और आप लोग यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और मैं बता दूं कि आप लोग को ये सबसे महत्वपूर्ण बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है, और साथ ही साथ ये सीटेट 6 to 8 जो पेपर 2 होता है आर्ट्स के लिए होता है। जी हाँ, यहाँ से 95% क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलता है और मिलेगा भी। तो चलिए बात करते हैं आगे इसी सीरीज को लेकर के। यहाँ देख सकते हैं दे दिया है यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय दे दिया है, तो ध्यान रहे। देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया उष्ण कटिबंधीय, और देख सकते हैं एक्सरसाइज 6 है ये मानव पर्यावरण उष्ण कटिबंधीय। तो चलिए बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन बेसिन है। विश्व याद रखना ऑब्जेक्टिव में कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन बेसिन है। और मैं आप लोगों को बेसिन के बारे में बता चुका हूँ। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, पूर्व के वीडियो जो भी है उसको देख सकते हैं आप। तो बेसिन क्या होता है? तो कोई भी नदी जितने क्षेत्र के पानी को ग्रहण करता है अपने मिला लेता है, सहायक नदी के द्वारा हो या वैसे भी हो, तो उस क्षेत्र को बेसिन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना विश्व का सबसे बड़ा बेसिन जो है वो क्या है? अमेजन बेसिन है, यानी कि अमेजन नदी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह देखते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, यहाँ पर दे भी दिया है बेसिन के बारे में कि मुख्य नदी तथा सहायक नदियों के द्वारा वह सभी क्षेत्र जहाँ से पानी एकत्र कर अपने आप में समा लेता है उस क्षेत्र को बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र, ध्यान रहे यहाँ इसको ही जल ग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं या उसी को बेसिन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये नदी आ रहा है तो सहायक नदी यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ इस तरह आया, तो स्वाभाविक बात है ये वाला जो क्षेत्र होगा सभी पूरा पूरा क्षेत्र वो क्या होगा? नदी बेसिन होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं उसी में भूमध्य रेखीय प्रदेश किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर है, आपको पता है विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य, भू मतलब क्या? भूमि, मध्य मतलब बीच में, यानी कि भूमि के जो बीच में है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। जो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच क्षेत्र को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। यानी कि आपको बताया गया है, पीछे वीडियो आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए अर्थ हुआ, बीच में भूमध्य रेखा हुआ, तो 10 डिग्री इधर भी और 10 डिग्री दक्षिण में भी, तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहेंगे? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया मुहाना के बारे में, दे दिया जिस स्थान पर कोई नदी किसी जल वाले क्षेत्र में मिलती है उसे मिलने वाले स्थान को मुहाना कहते हैं। ध्यान रखना, जहाँ पे कोई नदी, छोटे नदी बड़े क्षेत्र में या बड़े नदी में या कोई नदी किसी समुद्र में मिलता है, चाहे बंगाल खाड़ी हो अरब सागर हो, तो जहाँ मिलता है उस क्षेत्र को मुहाना कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें अमेजन बेसिन के बारे में कुछ ले लेते हैं। पूछा हुआ यहाँ से भी बेसिन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अमेजन नदी बेसिन ब्राजील के, ध्यान रखना ब्राजील के तथा पेरू के कुछ भाग, यानी ब्राजील भी हुआ, पेरू के कुछ भाग, बोलीविया के, कोलंबिया के और वेनेजुला के छोटे से भाग से प्रभावित होता है। याद रखना कौन कौन क्षेत्रों से अमेजन नदी बेसिन बहती है? तो ब्राजील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, वेनेजुला के छोटे भागों से प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अमेजन नदी भूमध्य रेखा प्रदेश से होकर बहती, ध्यान रहे कि अमेजन नदी जो है भूमध्य प्रदेश होकर के बहती है। एनसीईआरटी देखिए ऐसा इसलिए कि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आप लोग लिखा गया एक लाइन से, इसीलिए इस तरह से देखने को मिलता है। ओके, और यह वीडियो खासकर बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो है ही, लेकिन बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ करके यहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, और ये एनसीईआरटी बेस है, तो एनसीईआरटी पूरा भारत के कोई भी एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण होता है, और ये बीपीएससी के लिए तो रामबाण है। यदि आप को लग रहा है कि नहीं मिलता है तो आप जाकर के एनसीईआरटी जो मेरा नोट है वो पूरा देख लीजिए, और बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन जो टीआरई का होता है, बिहार शिक्षक भर्ती, उसका क्वेश्चन चाहे पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, पीआरटी का हो, और सीटेट 6 to 8 का देख लीजिए। वहां से आपको
95% क्वेश्चन, जी हाँ 95% क्वेश्चन आपको वहां से मिलता है और जाकर के आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें। अमेजन क्षेत्र बेसिन क्षेत्र में नम एवं गर्म जल, जी हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अमेजन बेसिन वाले क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु रहती है, नम और गर्म। ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है 6 to 8 का। और यह मौसम दिन और रात दोनों ही समय अलग अलग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है तथा लगभग प्रति दिन वर्षा होता है। ध्यान, अमेजन बेसिन में प्रतिदिन क्या होता है, वर्षा होता है और दिन का तापमान उच्च होता है और आर्द्र अति, स्वाभाविक सी बात है वर्षा होगा तो वहां क्या होगा, आर्द्र ज्यादा होगा और तापमान ज्यादा होगा तो क्या वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो आर्द्र ज्यादा होगा तथा रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तापमान कम हो जाए तो आर्द्रता वैसे मौसम में रह जाता है इन्वायरमेंट में। चलिए इसी में देखते हैं कि अमेजन बेसिन में सघन वन पाया जाए। स्वाभाविक बात है जहां पानी ज्यादा होगा तो सघन वन होगा। इस वन में प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि पत्तियां तथा शाखा मिल को ऊपर में ही छत जैसी आकृति निर्माण कर लेती है। स्वाभाविक बात है जहां पानी ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा होगा तो वन ज्यादा होगा, वन ज्यादा होगा तो घना वन होगा, साथ में वो बड़ा होगा, लंबा होगा तो पत्ता भी बड़ा बड़ा हो जाता है, वहां पे सदाबहार टाइप का वन हो गया। इसीलिए नीचे जो है प्रकाश नहीं आ पाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमेजन बेसिन के वन में परजीवी पौधा जैसे आर्किड, याद रखना आर्किड जो होता है परजीवी पौधा होता है। और क्या होता है परजीवी पौधा, ब्रोमलियार्ड, पूछेगा ब्रोमलियार्ड क्या है तो पौधा है, कैसा तो परजीवी है। ब्रोमलियार्ड अपनी पत्तियों में जल की संचित रखता है जिसके मेढक क्या करता है अंडे देने के लिए उपयोग करता है। याद रखना, पूछेगा एनसीईआरटी टॉपिक है, एनसीईआरटी से पूछा जाएगा तो स्वाभाविक बात है आप जाकर देख सकते हैं, मिलाइए ना। यदि आपको यह लग रहा है कि नहीं हम झूठ बोले तो आप जाकर मिलाइए उसको, एनसीईआरटी का चाहे टीआरई का हो, क्वेश्चन बैंक या सीटेट का हो, जाकर के मिलाइए। तो यह रखना है कि ब्रोमलियार्ड क्या करता है अपनी पत्ती में जल को रखता है, उसी जल में जाकर के मेढक अपना अंडा का उपयोग, अंडा देता है। ठीक है, अंडे देने के लिए उपयोग करता है पानी को। फिर इस बेसिन में टुनकन, गुंजन, रंगीन पक्षी, मकाओ पक्षी पाए जाते हैं और चींटी खाने वाले टैपियर नामक जानवर भी। पूछेगा कि चींटी कौन सा जानवर खाता है तो टैपियर, उसका नाम क्या है टैपियर, ये जानवर है। बाकी गुंजन, टुनकन, ये सब रंगीन पक्षी, ये सभी क्या है मकाओ। यहाँ पे पक्षी होगा, गलती लिख दी यहाँ पे पक्षी होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अमेजन नदी में मांस खाने वाले, मांस खाता हो मछली, उस मछली का नाम है पिरान्या मत्स्य। ध्यान रखना पिरान्या मत्स्य कहाँ पाया जाता है तो अमेजन नदी में पाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अमेजन बेसिन वाले लोगों का मुख्य आहार मेन्यूक है जिसे कासावा कहते हैं। ध्यान रखना, जिसे क्या कहते हैं कासावा कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है कि अमेजन बेसिन वाले लोगों का मुख्य आहार मेन्यूक है जिसे कासावा कहते हैं। ओके, फिर आगे जी यहाँ बीपीएससी में लिखा हुआ है, इसका मतलब बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि अमेजन बेसिन में लोग तीव्र ढलान वाले छत जैसे बड़े अपार्टमेंट पे रहते हैं जिसे क्या कहते हैं मोलोका कहते हैं। जी हाँ, ये टीआरई 2 या 1 में पूछा हुआ, बीपीएससी टीआरई 1 या 2 में, पीआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मलोका कहते हैं जो तीव्र ढाल होता है वहां पे, उसको मलोका कहते हैं। अपार्टमेंट होता है ये। अमेजन बेसिन में ट्रांस अमेजन महामार्ग 1970 में बना, ध्यान रखना ट्रांस अमेजन महामार्ग 1970 में बना है। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन उपोषण में 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी ये उत्तर में ही है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करेंगे तो ये उत्तरी अक्षांश में ही है, जो 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांश देशांतर बता दिया गया, आप जाकर के क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर का वीडियो देख सकते हो। बहुत अच्छा सा आपको समझाया गया है ताकि आपको भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तर दक्षिण समझ में आ जाएगा और फिर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं आगे। गंगा ब्रह्मपुत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। जी हाँ, वहां का जलवायु क्या है मानसूनी है। वहां मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है, यानी मध्य जून से लेकर के मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंडी होती है। ये कहाँ तो गंगा ब्रह्मपुत्र की जलवायु में। ठीक है,
वही दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो उसका विपरीत होता है, जो बता के दिया गया है। तटीय प्रदेश की बात करते हैं, मुंबई, कर्नाटक, केरल, तो वहां पर न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कौन लोग रहते हैं तथा मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक लोग रहते हैं? सॉरी, कौन नहीं होगा, कम होगा। पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र है, स्वाभाविक बात है, पर्वत है तो वहां पर कति होगा, आदमी क्या होगा, कम होगा। वही गंगे, अब कैसा कौन सा क्षेत्र आ गया इसमें ब्रह्मपुत्र में, तो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र जो आता है वो ब्रह्मपुत्र बेसिन में आता है, तो वहां पे आदमी कम होता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, जो आपको क्लास 6 का लास्ट चैप्टर 6 चैप्टर बताया गया उसमें दिया हुआ था। और मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक लोग रहते हैं, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का दो क्षेत्र, पर्वतीय भी थोड़ा बहुत आ जाता है और अधिक से अधिक मैदानी क्षेत्र आता है। तो पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग और मैदानी क्षेत्र में अधिक लोग रहते हैं, और इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व भी, जहाँ स्वाभाविक बात है, जहाँ अधिक लोग हो वहां जनसंख्या घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। चलिए इसमें देखते हैं और आगे। इस बेसिन में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। स्वाभाविक बात है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में समतल मैदान है अधिकतर, इसलिए उसमें कृषि अधिक हुआ है, तो कृषि है, पानी है, इसलिए वहां जनसंख्या घनत्व उच्च है। बिहार के एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन, सिल्क का उत्पादन होता है, याद रखना, बिहार और असम में। इसीलिए बिहार में भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। बिहार के भागलपुर एक जिला है जिसको सिल्क सिटी कहा जाता है, ध्यान रखना। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन है, मेन बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। फिर है, मंद ढलान वाले पर्वत एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। जी हाँ, क्लास 8 में आपको अच्छा से वेदिका के बारे में बताया जाएगा। जैसे ये मान लीजिए ये पहाड़ी इलाका है, तो आपको इस टाइप से जो है वेदिका के रूप में क्या किया जाता है, खेती की जाती है, आपको बताया जाएगा ये। फिर है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साग, पीपल के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन भी, पेड़ भी पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के झुरमुट पाए जाते हैं, याद रखना। ये बात है ब्रह्मपुत्र का, जहाँ के ध्यान रखना, ये ब्रह्मपुत्र का है ना कि गंगा का है। तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र होता है वहां पर घने बांस के झुरमुट पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आगे है कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। इन डेल्टा क्षेत्रों पर मैंग्रोव वन पाया जाता है, ध्यान रखना। तो कौन सा क्षेत्र बनाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र, यानी असम वाला क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र आता है, और इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल खास करके ये सब मैदानी इलाका है, वहां से गंगा जाता है। और दोनों का मिट्टी जहां मिलता है, सॉरी, दोनों का पानी जहां मिलता है और नदी का निचला रूप हो जाता है, वहां पर उतना क्षमता नहीं रहता पानी को मिट्टी ले जाने का, इसलिए मिट्टी को मुहाने पर छोड़ देता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। जो मैथ में पढ़े होंगे डेल्टा आकार का होता है। गंगा का नाम अलग अलग नाम पढ़े होंगे आप, भागीरथी, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल समय आपको आ गया इसका गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र में, सॉरी, बांग्लादेश जाकर उसका नाम पद्मा हो गया, फिर उधर से ब्रह्मपुत्र आता है जिसका बांग्लादेश में नाम जमुना हो जाता है, और दोनों मिलने के बाद उसका नाम मेघना हो जाता है। तो इसी मेघना के द्वारा क्या बनाया था, सुंदरबन डेल्टा बनाया था। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीर, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए, याद रखना। शंकुधारी पेड़ में कौन कौन आएगा, चीर, देवदार, फर। और शंकुधारी वन कहाँ पाया था, पर्वतों पर, ठंडे प्रदेश में। जी हाँ, ये भी अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दे दिया है, एक सिंग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है, ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र के मैदान में एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है, असम वाला क्षेत्र में। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर और मगर पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में क्या पाया जाएगा, तो बंगाल टाइगर, याद रखना, बंगाल टाइगर पाया जाता है। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार को वेलिनेरिया हैड्रिला कहते हैं, जो मछलियों का भोजन है। पूरी जगह झील में जो स्थानीय खरपतवार होता है उसका नाम क्या है, तो वेलिनेरिया हैड्रिला। तो मछली का क्या होता है, वो भोजन होता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें।
गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में एक प्रकार का डॉल्फिन पाया जाता है। इससे ही स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन का, ये भी सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सुंदरबन वाला डेल्टा वाला बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन था, और सुसु जो है डॉल्फिन जो है ये सीटेट 6 to 8 आर्ट्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर 2 में। इसी मछली से जल की शुद्धता का पता, ध्यान रखने, जिस मछली में सुसु होता है, डॉल्फिन होता है, उससे वो क्या होता है, शुद्धता का पता चलता है। यानी पानी गंदा होगा, शुद्ध नहीं होगा तो उसमें ये नहीं पाया जाता, अंधी डॉल्फिन या सुसु बोलिए या डॉल्फिन पालिए, ठीक है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए किया जाता है, और ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल के प्रवाह को रोक सके या तीव्रता को कम कर सके। ओके, तो चलिए बात करते हैं आगे। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया, ये पूछा हुआ है टीआरई 3 में, जो एग्जाम कैंसिल हो गया बीपीएससी टीआरई पीआरटी का, उसमें पूछा हुआ है। तो 2 अक्टूबर 2014 को लोगों को लगा कि ये बहुत पुराना करंट पूछ दिया है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये ज्योग्राफी क्लास 7 में दिया हुआ क्वेश्चन था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 62 पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ से कि गंगा नदी संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया जून 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा, और ध्यान रखने उसकी सफाई के लिए पहला जो प्रयास किया गया था 1985 में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 628 बीपीएससी पीआरटी में। ओके, गंगा नदी के तट पर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी टीआरई पीआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गंगा नदी के तट पर, सॉरी ये नहीं, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, गंगा नदी के तट पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कौन कौन रहते हैं, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना। जब अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, स्वाभाविक बात है ये भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे, यही ऑप्शन में दिया हुआ था। लखनऊ गोमती नदी के किनारे, ठीक है। फिर आगे है गंगा और यमुना नदी का संगम क्या कहलाता, कहाँ है, इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रयागराज कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, देख दिया हुआ है, क्या दिया हुआ वहां पे, प्रयागराज दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। काजीरंगा मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो असम में। और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग तक पहुंच सके। और आप लोग के सामने जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ताकि हमारा भी चैनल ग्रो हो सके और अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक स्टूडेंट को फिर से फायदा मिल सके। धन्यवाद।